नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो सत्ता का महासंग्राम शुरू हो गया है और वोटिंग भी सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई है, यानी कि सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में लगभग अब कैद हो चुकी है। थोड़ा समय और बचा है। अभी भी नादी टीवी यही सभी से अपील करता है कि जो भी लोग अभी तक अपने घरों में बैठे हैं, जिन्होंने मतदान नहीं किया है, वे घर से बाहर निकलें और मतदान जरूर करें। और चलिए, सत्ता के संग्राम में अब आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की कि छत्तीसगढ़ में आज 3 लोकसभा सीट ऐसी हैं जिन पर चुनाव चल रहा है। दूसरे चरण का मतदान जारी है और एक खास पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है, उनसे हम चर्चा करेंगे। पहले आप सभी का मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ में बीजेपी से दिनेश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस से अनिल चौहान जुड़ चुके हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी से तेजेंद्र तोड़ेकर और सपा से पुरुषोत्तम सोनवानी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। नमस्कार। बिल्कुल सर, सबसे पहला सवाल मेरा दिनेश जी आपसे रहेगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में आज दूसरे चरण का चुनाव है, 3 लोकसभा सीट जिन पर चुनाव चल रहा है, इनमें राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर तो शामिल है ही, लेकिन जो लक्ष्य पार्टी रख रही है छत्तीसगढ़ में कि सभी 11 की 11 सीटें जीत लेगी, क्या लगता है आपको कि क्या पार्टी इस लक्ष्य को पूरा कर पाएगी? चूंकि राजनांदगांव सीट की अगर हम बात करें तो राजनांदगांव सीट से कांग्रेस ने भूपेश बघेल को मैदान में खड़ा कर दिया है, जो कि खुद कांग्रेस का बड़ा नाम है। इसके अलावा महासमुंद में अगर हम देखें तो आपने वर्तमान जो सांसद है उनका टिकट काट दिया, जबकि कांकेर से भी कुछ इसी प्रकार की तस्वीर सामने आई। सर को मेरा नमस्कार, और मैं सभी मतदाता भाई बहन से निवेदन करूंगा कि आज वो जाएं और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपना योगदान दें। आपने बात किया था 11 सीट के लिए। निसंदेह छत्तीसगढ़ की जनता ये जानती है कि देश मोदी के राज में ही सुरक्षित हाथों में जाने वाला है। ये चुनाव है देश का, ये चुनाव है हर व्यक्ति की अस्मिता का, ये चुनाव है इस कांग्रेस के खिलाफ जिसने दारू घोटाला, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, राशन घोटाला, गोबर घोटाला किया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किया। हम सब ने, आपने देखा है जब जब कांग्रेस सत्ता में आई है, भ्रष्टाचार का एक रिकॉर्ड बनाई है। उसके खिलाफ मतदान है। ये मतदान है 500 साल से जिस जनता ने राम मंदिर के लिए आंदोलन किया, न जाने कितने कार सेवकों को इन्होंने गोलियों से भून डाला था। अगर वो बना है तो भारतीय जनता पार्टी के राज में। ये मतदान है 370 के पक्ष में, जिसने इस कांग्रेस ने 370 का एक काला कलंक काश्मीर के खिलाफ दिया था और भारत देश से कश्मीर को काटने का एजेंडा किया था। ये चुनाव है आज हर वर्ग का। आज किसान का, मैं किसान के बारे में बताना चाहूंगा कि 2013-14 में धान का समर्थन मूल्य 1345 था, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने 2013 के बाद से अब तक 2203 रुपए ले गए। इसमें 64% की बढ़ोतरी की गई है। ये चुनाव है किसान का, जार, बजरा, रागी वो खरीदने वालों का, जो 2013-14 में 1500 था, अब 3180 रुपए क्विंटल हो गया है। ये चुनाव है। ठीक है दिनेश जी, आपने तो अपने तमाम जो अभी तक बीजेपी का शासनकाल में जितने भी काम हुए हैं वो सब तो आपने गिना दिए हैं। चलिए, इनका जवाब भी हम लेंगे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन फिलहाल हम चलेंगे हमारी सहयोगी के पास, जो स्टूडियो दूसरे स्टूडियो से हमारे साथ में मौजूद हैं। कुछ नई अपडेट्स लेकर हमारे पास आई हैं। अनुपमा, ओवर टू यू। का प्रण लिए हुए तमाम जो रणबांखुरे थे उन्होंने धुआंधार प्रचार किया, लेकिन अब बारी है मतदाताओं की, यानी कि प्रत्याशियों के भाग्य विधाता मतदाताओं की। सबसे पहले अगर आपको बता दें तो देखिए, सेकेंड फेज में चुनाव शुरू हो चुका है, वोटिंग सुबह से ही शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की 3 सीटों की बात करें तो यहां पर वोटिंग प्रतिशत कितना है और दोपहर 2 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत क्या है, वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूं ग्राफिक्स के जरिए। चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर 2 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत कितना रहा है। तो देखिए 53.09% तक का अब तक का छत्तीसगढ़ में वोटिंग प्रतिशत रहा है। लेकिन वो 3 सीटें जहां पर चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग जारी है, वो कौन कौन सी सीटें हैं और वहां पर दोपहर 2 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत क्या है, वो भी आपको दिखा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो चलिए लोकसभा सीट का रुख कर लेते हैं, जहां पर सबसे पहले कांकेर की बात करेंगे। देखिए कांकेर में अब तक का वोटिंग प्रतिशत बात करें तो यहां पर 60.15% मतदान हुआ है।
कांकेर वो लोकसभा सीट है जहां पर सबसे ज्यादा नक्सली घटनाएं हुई थी और हाल ही में हमने देखा था कि कुछ दिनों पहले 29 नक्सलियों को ढेर किया गया था जवानों के द्वारा, लेकिन यहां पर वोटिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा है। ये दर्शाता है कि नक्सलवाद के खिलाफ मतदाता भी यहां पर जागरूक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली लोकसभा सीट का रुख कर लेते हैं, जान लेते हैं कि वहां पर कितना वोटिंग प्रतिशत है। तो अगली लोकसभा सीट है महासमुंद और यहां पर 52.06% मतदान हुआ है दोपहर 2 बजे तक। देखिए महासमुंद काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है क्योंकि पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने दुर्ग से यहां पर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2023 में हार मिली, क्या 2024 में जीत मिलेगी, इसका अधिकार आज मतदाता तय करने वाले हैं। अगली लोकसभा सीट का रुख कर लेते हैं। अगली लोकसभा सीट कौन सी है? राजनांदगांव। देखिए छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है राजनांदगांव, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है और वो इसलिए क्योंकि यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी रण में है। अब ऐसे में यहां पर वोटिंग प्रतिशत कितना हुआ है वो आपको बता देते हैं। तो राजनांदगांव में 47.82% मतदान। देखिए राजनांदगांव में सबसे कम वोटिंग प्रतिशत रहा है, जो कहीं ना कहीं यहां पर मतदाताओं से अपील है कि अगर आप राजनांदगांव से हैं तो अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने घर से बाहर निकलिए और सबसे पहले यहां के सियासी समीकरणों को समझा जाए। तो देखिए यहां पर बीजेपी की ओर से संतोष पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि 2019 में भी चुनाव लड़ चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा मतों से जीते थे। लेकिन भूपेश बघेल क्या इन जो अंतर है, जीत का अंतर है बिल्कुल अनुपमा, आपने जिस तरह से ये हमें जानकारी दी है, जो आपने अभी तक वोटिंग फीसदियां में बताई है, वाकई में कांकेर का जो वोटिंग प्रतिशत रहा है वो चौंकाने वाला भी है और एक तरह से राजनांदगांव का भी चौंकाने वाला है, क्योंकि कांकेर नक्सली एरिया होने के बावजूद 60% से ज्यादा यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। चलिए एक बार फिर से लौटेंगे हमारे खास पैनल के पास में, बीजेपी से हमने जहां बातचीत कर रहे थे अभी दिनेश जी ने जो हमसे चर्चा की थी। दिनेश जी, आपने तो अपने सरकार के कार्यकाल में जितने भी काम किए हैं वो सब गिना दिए हैं, लेकिन अब इस पर राय जान लेना भी जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपसे मैं जवाब लेना चाहूंगी। दिनेश जी को इसके पहले आप सुन रहे थे, तमाम वो मुद्दे रख रहे थे, तमाम वो बातें रख रहे थे जो अभी तक बीजेपी के शासनकाल में हुई हैं। कह रहे हैं कि हर चीज एक तरह से उन्होंने किसानों को लेकर भी जो बात कही है, राम मंदिर, 370 धारा, आपसे मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी इस पर। देखिए नैन्सी जी, आपको, सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को नमस्कार करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि ये दिनेश अग्रवाल जी, हमारे छत्तीसगढ़ी की एक कहावत याद आ गई हमको कि बोलैया के अकरी बेचा जाते। तो सिर्फ अकरी है इनके पास, लेकिन बोलने को ऐसी ऐसी बातें करेंगे। देश की आजादी 1947 में जब मिली, 546 रियासतों में बटा ये हिंदुस्तान पहली बार अखंड भारत बना, इसकी सीमाएं निर्धारित हुई और ये अखंड भारत विश्व के मानचित्र में बनते साथ इस स्थिति में आ गया कि अमेरिका और रशिया हमको अपने पक्ष में लेने के लिए आतुर हो गए। ये कहते देश को 2 टुकड़ों में बांटेंगे। अरे साहब, आप लोगों ने उस समय भी अंग्रेजों के आप पैरोकार बने रहे, नाथूराम गोडसे की विचारधारा वाले रहे, और जब आज भी आप आ जाइए, 10 सालों का इनके पास रोड मैप नहीं है बताने को हमने क्या क्या किया। कहां है अच्छे दिन, कहां है काला धन, 15 लाख रुपए खाते में आने वाला था, 100 दिनों में महंगाई कम होने वाली थी, कहां है वो सब, 2 करोड़ रोजगार कहां है। तो आज मोदी जी या शाह जी इसकी बात नहीं करते, वो सरिया की बात करते हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करते हैं, महिलाओं के मंगलसूत्र की वो लोग बात कर रहे हैं जो मंगलसूत्र की ना भावना जानते, ना उसकी इज्जत कर पाए अपने जीवन में, ना कदर कर पाए। पर रहिए ना सर, छत्तीसगढ़ पर रहिए ना, हम छत्तीसगढ़ की 3 मैं बिल्कुल आऊंगा नैन्सी जी, छत्तीसगढ़ ही आ रहा हूँ, छत्तीसगढ़ आ रहा हूँ। लेकिन आम चुनावों की बात हो रही थी तो स्वाभाविक है, जब आम चुनावों की बात होती है तो ये विचारधारा का चुनाव होता है, मास बेस इलेक्शन होता है। अब छत्तीसगढ़ आ जाते हैं, आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लीजिए, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं पर अत्याचार दुगुना हो गया। इनकी ही सरकार में छत्तीसगढ़ में नसबंदी हुआ, विश्व में इतना बड़ा कांड कहीं नहीं हुआ, नसबंदी कांड हुआ जिसने परिवार नियोजन को दिक्कत कर दी। झलियामारी में छोटी छोटी बच्चियां गर्भवती हो गई। इस प्रदेश में 3 से 5 किसान रोज आत्महत्या करते रहे और इनकी सरकार सोती रही। आज भी कृषि यंत्रों पे खुलेआम ये जीएसटी वसूल रहे हैं। 70 रुपए का पेट्रोल 100 पार हो गया। डीजल की स्थिति आप देख रहे हैं, रसोई गैस 400 की 1200 हो गई। ये सुशासन की बात कर रहे हैं। नैन्सी जी, मुझे बात थोड़ा सा क्रम से रखने दीजिएगा। मैं सिर्फ एक विषय और रखना चाहूंगा। सूरत और चंडीगढ़ में इन्होंने जो लोकतंत्र की हत्या की है वो भी तो सुन लीजिए नैन्सी जी। मेरे से ज्यादा अग्रवाल साहब बोले हैं, मेरे को भी तो थोड़ा सा मौका दीजिए। अनिल जी, आपकी बात सुनी मैंने, आपके सभी आरोपों का मैं जवाब लूंगी उनसे,
लेकिन उसके पहले मैं अरे सूरत और चंडीगढ़ भी तो पूछ लीजिए। एक सवाल मेरा खुलेआम पुलिस और खुलेआम क्राइम ब्रांच के लोग उठा के उम्मीदवारों से वापसी करा रहे हैं। ये लोकतंत्र मांगा था हम लोगों ने। अनिल जी आपकी बात सुनी है, आपकी बात क्या कर रही हैं आपके सारे आरोपों मीडिया समूह कुछ घरानों को क्यों सारे आरोपों का जवाब लिया कंपनी की तरह अडानी क्यों काम कर रहा है? ये सब सवाल तो है। पुरुषोत्तम जी से बात कर लेनी दीजिए। पुरुषोत्तम जी आपसे मेरा सवाल है, इंडिया अलायंस पर हम जाते हैं। देश भर में हम देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। लोकसभा को लेकर हर जो प्रदेश में सीटों का जो बंटवारा है वो किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो कहीं अलग कहीं एकजुट, ऐसा क्यों? आपको आवाज आ पा रही है पुरुषोत्तम जी? हेलो। चलिए अभी फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से मैं उनसे लूंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ में जुड़े हुए तेजेंद्र तोड़ेकर जी जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र जी आपसे भी मेरा वही सवाल रहेगा, इंडिया अलायंस एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, एकता का संदेश, एकता की बातें जहां इंडिया अलायंस करती है, लेकिन देख रहे हैं कि कहीं तो एकजुट है लेकिन कहीं बिखराव, ऐसा क्यों? नहीं, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में भी इंडिया गठबंधन, और आम आदमी पार्टी की बात करूं तो आम आदमी पार्टी एक करता हमारे इंडिया गठबंधन कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं और उनके लिए कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जिस तरह केंद्र में तानाशाही जो सरकार चल रही है उसकी समाप्ति हो और छत्तीसगढ़ में जो हमसे बन पाए, जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो अपने तन मन धन लगा के आज फील्ड में है, कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। और निश्चित ही छत्तीसगढ़ में इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, तो लाजमी हमका समर्थन करना। बशर्ते मैं इत्तेफाक नहीं रखता जो दिनेश जी जो कह रहे थे, भी भाजपा के हमारे प्रवक्ता, वो कह रहे थे कि केंद्र की सरकार, केंद्र का चुनाव है। अब भाई केंद्र का चुनाव है तो आप छत्तीसगढ़ के मुद्दों पे चुनाव थोड़ी लड़ेंगे। आप बताइए, जब छत्तीसगढ़ में ट्रेनें 24-24, 25-25 घंटे 2-2 दिन लेट होती है तो आपके सांसद कहां सोए रहते हैं? आप बताइए, जब छत्तीसगढ़ का चावल वेबसाइट नहीं खरीदता तो आपके सांसद कहां सोए रहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ मोदी के नाम पे चुनाव हो जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता भी जागरूक हो चुकी है और फील्ड में जो सांसद जो रह के काम करेगा, जो उनके दुख तकलीफ में काम करेगा और जो इस संविधान को बचाने के लिए काम करेगा, वो लोगों को इस बार मौका देंगे। और देखिए, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, आपने कहा, अभी कांकेर की बात करूं, महासमुंद की बात करूं, दोनों सिटिंग सांसदों का टिकट काटा गया। भाई आपको इतना डर का है क्या? अगर सांसद काम करते रहता तो टिकट काटने की जरूरत नहीं हुई। ठीक है, और मैं कांकेर की बात करूं, आरोप बहुत हो गए तेजेंद्र जी, आपके भी काफी सारे आरोप है, अनिल जी के भी काफी सारे आरोप है, जवाब मुझे लेना पड़ेगा अब उनसे। जवाब मैं दिनेश जी से लूंगी। एक छोटा सा सवाल है, भाजपा के मेरे प्रवक्ता बता दें, इनके कांकेर के उम्मीदवार कहते हैं मैं हर समस्या का हल नींबू काट के कर दूंगा। तो ये क्या नींबू काट के समस्या का समाधान होता है? ये क्या वो मोदी जी के चेहरे पे नींबू काट के छत्तीसगढ़ के लोगों की समस्या का समाधान करेंगे? ठीक है तेजेंद्र जी, आपके भी बहुत सारे सवाल हो चुके हैं और अनिल जी ने भी काफी सारे सवाल बीजेपी पर दाग दिए हैं, जवाब लेना पड़ेगा। दिनेश जी जवाब दीजिए। अनिल जी का सवाल है कि नसबंदी हुई, उसके बाद में कई नाबालिग लड़कियां गर्भवती हो गई, महिलाओं पर अपराध कई सारे बढ़े हैं, महिलाओं पर अत्याचार के मामले बढ़े हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तेजेंद्र जी का भी सवाल है कि रेल वाकई एक बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में, चूंकि हम भी देखते हैं कि जो कई सारे यात्री हैं जो छत्तीसगढ़ वासी हैं वो रेल सुविधाओं को लेकर काफी परेशान रहते हैं। जी नैन्सी जी, मैं इनका जवाब देना चाहूंगा। रेल की बात करते हैं मेरे मित्र, तो आपको रेल के बारे में बता दूंगा कि आज तक भारतीय जनता पार्टी के आने के पहले इन्होंने रेल लाइन का विद्युतीकरण मात्र 20,000 किलोमीटर किया था। रेल लाइन में लाइन नहीं थी, हमने पूरे के पूरे रेल लाइन को 10 साल में विद्युतीकरण किया है। रेल लाइन की बात झूठ है,
सिर्फ झूठ है साहब। अदानी की ट्रेनें क्यों चल रही थी? ये बता दो। यात्री ट्रेनें बंद करके अदानी की ट्रेनें क्यों चला रहे थे? अदानी क्या लगता है अदानी की ट्रेनें चलेंगी? छत्तीसगढ़ वासी सफर नहीं करेंगे? 1,15,000 ट्रेनें रद्द की है आपने, और आपके सांसद चुपचाप चूड़ियां पहनकर बैठे रहे। सिर्फ 2 सांसद कांग्रेस की आवाज उठाते रहे। झूठ बोलते हैं। शराब नीति आपने बनाई, शराब घोटाला आपने किया, और अगर शराब घोटाला हुआ था तो 4 महीने में क्यों राजस्व नहीं करा? और 2G स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे आप। 2G स्पेक्ट्रम में भी माननीय न्यायालय ने कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ है। वो फोर्स में कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड से वसूली आप करोगे, आपके सीबीआई ईडी को गुंडा बनाओगे आप, और आप बात करते हैं लोकतंत्र की। आपने खुलेआम जनता दो धंधा लो की स्कीम चलाई, पूरे देश में लोकतंत्र को किया। आपने सूरत में आपने क्राइम ब्रांच के लोगों ने उनके परिवार को करके कृपया कर आप बात कीजिए, ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। आपने लोकतंत्र को कदम कदम पर आहत किया। छत्तीसगढ़ में 10,000 से अधिक बच्चियों के गर्भाशय में दिनेश जी और अनिल जी ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। एक एक करके कृपया कर आप दोनों ही जवाब दीजिएगा। अनिल जी आपसे बातचीत की मैंने, आपके सारे सवालों का जवाब मैं दिनेश जी से ले रही हूँ, उन्हें जवाब देने दीजिए। आपके पास गोदी मीडिया तो है, 200-300 चैनल चला रहे हैं आप। कुछ घरानों को मीडिया सौंप दिया है, कोई निष्पक्ष चैनल में जवाब देना होता तो आप भागने लगते हैं। अरे जवाब तो देना पड़ेगा। जी चलिए, आपको बहुत बहुत मुबारक है, इन्हीं से बुलवा लीजिए। अगर इन्हीं को बुलवाने के लिए इतना अनिल जी आपसे मैंने बातचीत की, आपके सारे सवालों का मैं उनसे जवाब ले रही हूँ, लेकिन आप जवाब देने दीजिए। दोनों एक साथ बात करेंगे तो ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। आप जवाब तो देने दीजिए उन्हें। ऐसे लोगों को डिबेट में मत बुलवाइए। डिबेट होता है। जब वो बोल रहे थे मैं सुन रहा था, आपसे निवेदन है नैन्सी जी, ऐसे लोगों को जो डिबेट नहीं कर सकते, आपसे निवेदन है ऐसे लोगों को डिबेट में मत बुलवाइए। अनिल जी आपके पास भी मैं आऊंगी। दिनेश जी आप छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर रहिए, छत्तीसगढ़ को लेकर हम बात कर रहे हैं। देखिए सवाल वाकई ये है, अगर हम 3 लोकसभा सीटों की बात कर लें तो 2 सिटिंग सांसदों के टिकट काटे गए हैं। जिस तरह से आपके प्रवक्ता कह रहे थे कि क्या डर है बीजेपी को कि 2 सिटिंग सांसदों के टिकट काट दिए गए, कि क्या उन्होंने काम नहीं किया था, कि उनके काम के बलबूते जनता उन्हें वोट देती? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा है सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी एक चाय बेचने वाले को, एक गाय चराने वाले को, और आप देखे हैं मेरे पीरनपुर के मेरे मजदूर भाई को टिकट देके साहू समाज को सम्मानित करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी में हर कोई को मौका मिलता है। इनके जैसे वर्ग विशेष की पार्टी नहीं रह गई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी, उनका बेटा भी अब इनका गुलाम बन रहा है। ऐसे लोगों की पार्टी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों को देती है। 2 लोगों की पार्टी है, अमित शाह मोदी, सिर्फ 2 लोगों की पार्टी साहब, और अदानी उनका बुलवा लीजिए। अरे दिनेश जी झूठ परोसते हो, परिवार विशेष पे अटैक करते हो। मुख्यमंत्री कौन बनेगा आपको पता नहीं रहता है। अरे वो तो शहीदों के नाम ले रहे हैं। इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री बनेगा, आपके यहाँ तो कोई उंगली कटाने वाला नहीं है, शहीदों को गोली मार रहे हैं। एक आखिरी सवाल अनिल जी से मुझे ले लेने दीजिए, क्योंकि उनकी इच्छा है कि उनका ये कहना है कि मैं उन्हें बोलने नहीं दे रही हूँ। एक आखिरी सवाल अनिल जी मेरा आपसे रहेगा। राजनांदगांव सीट हॉट सीट है, राजनांदगांव के अलावा महासमुंद भी हॉट सीट है। ताम्रध्वज साहू महासमुंद से खड़े हैं। इधर अगर हम बात कर लें राजनांदगांव की तो खुद भूपेश बघेल राजनांदगांव पे उतर आए हैं। राजनांदगांव से भूपेश बघेल को चुनाव लड़ाना महत्वपूर्ण क्यों हुआ कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी में नीतिगत निर्णय होते हैं, 2 लोग निर्णय नहीं करते हैं। हमारे यहाँ निर्णय पार्टी स्तर पर होता है, और पार्टी ने निर्णय लिया कि भूपेश बघेल जी को लड़ना चाहिए। वो चुनाव लड़ रहे हैं, और भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता, किसानों पर केंद्रित राजनीति और सारी बातों को लेकर आप देखिए कि संतोष पांडे जी, पूरी भाजपा हड़बड़ाई हुई है। आप संतोष पांडे जी कितना आप शब्द बोल रहे थे उनको, मोदी जी को आप सुनिए, सदन में जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा और आंखें मिचमिचाना, किसी प्रधानमंत्री को आपने देखा है हिंदुस्तान में? आप नेहरू से लेके समय का अभाव है अनिल जी और दिनेश जी, समय का अभाव है हमारे पास, लेकिन
जिस तरह से आप दोनों चर्चा कर रहे हैं, हालांकि कुछ निष्कर्ष तो इस डिबेट का मुझे नहीं लगता कि निकल पाया है, क्योंकि पूरा समय आप बहस में ही आप लोगों ने जाया कर दिया है। खैर, दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। खैर, 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तब स्पष्ट होगा कि जनता ने किसे अपना उम्मीदवार चुना है, किसे अपना जनता ने मत दिया है। आप सभी का अनादि टीवी के साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। तो सत्ता का ये महासंग्राम लगातार जारी है और एक बार फिर अनादि टीवी की आप सभी से यही अपील है कि अभी भी अगर आप अपने घर में हैं, आपने वोट नहीं किया है, तो सारे काम छोड़ दें और सबसे पहले जाकर वोट करें। अनादि टीवी पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएगा और जिस तरह से हम चर्चा भी कर रहे हैं कि लगातार जो पार्टियां हैं, पार्टियों से भी उनका हम मन टटोलने की उनकी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दावे सभी पार्टियां अपने अपने कर रही हैं जीत के। खैर, देखने वाली बात होगी 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे कि जनता किसे चुनती है। फिलहाल अनादि टीवी पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, चूंकि पल पल का अपडेट, सत्ता का महासंग्राम लगातार जारी है।